नमस्कार, मारो राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बुलेटिन की शुरुआत में देख लेते हैं 1 बजे की सबसे पहले 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे खाटू श्याम में भगदड़ की। इसके साथ ही बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला है। ये भी देखेंगे कि कहां पटरी के नीचे से खिसकी जमीन और बेकाबू हो रही लंपी स्किन डिसीज पर भी करेंगे बात। इसके साथ ही गाय के गोबर से बनी अनोखी राखी भी आपको दिखाएंगे। तो खाटू श्याम हादसे के बाद सीएम अशोक गहलोत ने जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने मृतकों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है और घायलों की जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आपको बता दें कि खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। यह हादसा सुबह 5 बजे तब हुआ जब एकादशी के मौके पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ काफी बढ़ गई थी। देर रात से ही श्रद्धालु लाइन में लगे थे और जैसे ही सुबह मंदिर के पट खुले तो भगदड़ मच गई। सीकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कहा कि प्रवेश दर्शन मार्ग का गेट खोलते समय भीड़ के दबाव के चलते ये हादसा हुआ है। बॉडीज को खाटू श्याम जी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां उनका पोस्टमार्टम होगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां खाटू श्याम मंदिर में भगदड़ में 3 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे के बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मृतकों के परिजन को 5 लाख और घायलों को मदद का ऐलान किया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आगे उनसे बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर कि क्या कुछ अपडेट है। संदीप, क्या कुछ अपडेट है अब इस मामले में? सुबह से हमने देखा कि खाटू श्याम मंदिर में अचानक से भीड़ बढ़ गई और भगदड़ मच गई। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, इस वक्त हम खाटू श्याम जी अस्पताल में मौजूद हैं, जहां पर जो 3 जो महिलाओं की सुबह भगदड़ के दौरान मौत हुई थी उनकी शिनाख्त हो चुकी है। एक के शव का पोस्टमार्टम किया जा चुका है। हाथरस की रहने वाली माया देवी थी, परिजनों को शव सुपुर्द किया जा चुका है। 2 जो महिलाएं हैं उनके शव फिलहाल यहां पर रखे गए हैं। दूसरी जो अब तक की अगर बात की जाए तो जब ये भगदड़ मची थी उसके बाद में धीरे धीरे वापस से व्यवस्थाओं को सुचारू किया गया और जो खाटू श्याम जी मंदिर है वो दर्शन के लिए आमजन के लिए खुला हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अभी भी दर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि अभी हमने जब परिजनों से बात करी, जो महिलाओं से बात की, उनका ये कहना था कि कितने लोग उनके ऊपर से निकले उनको खुद को नहीं पता, उनके पति के कितने लोग ऊपर से निकले उनको खुद को नहीं पता। लेकिन प्रशासन अभी भी इसे भगदड़ मानने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ी देर पहले हमने जिला कलेक्टर का बयान आपको भेजा था जिसमें उनका ये कहना है कि भगदड़ नहीं मची है। ये जो बिल्कुल जो तम घुटने से लोगों की मौत हुई है, जबकि साफ तौर पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम सब लोग गिरे थे, हमारे ऊपर से काफी संख्या में लोग निकले। तो ये बड़ा अभी भी जो प्रशासन कहीं ना कहीं इस पूरी जो घटना है इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जब सुबह जो कुछ वीडियो सामने आए थे जिनमें बाकायदा लोग दिख रहे थे और उस पर बाद में एक आ गया कि ये फेक वीडियो, जबकि बाद में जब पड़ताल हुई तो पता चला कि ये जो वीडियो है वो भी सही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी जो हुआ वो तो हुआ ही है, उसके बाद भी जो लगातार जो है इस घटना पर पर्दा डालने की जो है कोशिश की जा रही है। जी संदीप, क्या आप अभी वहीं पर मौजूद हैं? अगर आप वहां मौजूद हैं तो वहां की कुछ तस्वीरें क्या आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि इस वक्त वहां पर किस तरह का माहौल है, परिजनों की क्या हालत है? देखिए, मैं हॉस्पिटल आया था और अभी कुछ परिजनों से हमारी बात हुई जो आपको भिजवाई थी, लेकिन अभी एक महिला के परिजन आए थे वो यहाँ से चले गए हैं। अभी हम हॉस्पिटल में कुछ लोग इसकी मामले की जो लगातार जांच की मांग कर रहे हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, आरएलपी के भी कुछ नेता, हम इनसे भी बात करेंगे क्या किस नज़र से देखते हैं आज जो हादसा हुआ है, अभी भी जो प्रशासन और सरकार जो कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ चल रहा है? ये जो घटना खाटू श्याम जी में हुई है बड़ी दुखद है।
इस घटना के लिए हमें जैसे ही पता चला, हमने पूरी जानकारी हमारे सांसद, नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल को पहुंचाई। उन्होंने तुरंत मौके पर जाने के निर्देश दिए। यहाँ मौके पर आए तो पता चला कि एकादशी के दिन आमतौर पर मंदिर के गेट बंद नहीं किए जाते, मगर मंदिर प्रशासन ने कल रात को 11:30-12 बजे ही मंदिर के गेट बंद कर दिए, जिसकी वजह से भीड़ का भारी दबाव हो गया। सुबह 4:30 बजे जैसे ही गेट खोले गए तो गेट खोलते ही पीछे से भगदड़ मची। उसकी वजह से काफी महिलाएं पुरुष नीचे गिर गए थे। कुछ लोगों ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए उनको उठा लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। मगर कुछ 3 महिलाएं। क्या चाहते हो आप, क्या मांग आपकी? ये जो हादसा हुआ है इसके लिए मंदिर प्रशासन और राजस्थान सरकार स्वयं जिम्मेदार है। राजस्थान सरकार अगर इसको, देवस्थान विभाग इसको अधिग्रहण कर ले तो ऐसी विपदाओं से शायद बचा जा सकता है। मंदिर प्रशासन ने यहाँ वीआईपी गेट के नाम पर, वीआईपी दर्शन के नाम पर कई गेट बना रखे हैं, जिनकी वजह से अव्यवस्था आए दिन देखने को मिलती है, जिनकी वजह से बड़े हादसे होते रहते हैं। आपका क्या मानना है? ये पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी की सरासर पूरी गलती पुलिस प्रशासन और मंदिर कमेटी की है। अगर ध्यान दे लेते तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। फिर भी क्या है कि आज दशहरा थी, आज 11 है, अगर आज ये हादसा होता तो इसमें 50-60 आदमी मारे जाते। तो देखिए, कहीं ना कहीं पूरी जो कमियां तो रही हैं और इसी की वजह से चूंकि ये हादसा हुआ है और उसके बाद भी लगातार जो है अब भी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी ये मांग उठा रहे हैं। स्थानीय विधायक जो है उन्होंने भी सुबह ये मांग उठाई थी कि कहीं ना कहीं जो मंदिर कमेटी है वो प्रशासन पर हावी है। जी संदीप, जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि किस तरह से भगदड़ मची, तो सवाल यही है कि एकादशी का मौका है, इसके लिए मंदिर को पहले से ही पता होगा कि किस तरह से भीड़ आने वाली है, तो क्या नियंत्रण के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे ठीक तरीके से? देखिए, बिल्कुल 2 अवसर एक साथ थे, एकादशी भी थी और रविवार भी था। अमूमन रविवार को ज्यादा भीड़ होती है, एकादशी को भी ज्यादा भीड़ होती है। तो आज तो ये पहले से तय माना जा रहा था कि कम से कम 2 से 3 लाख श्रद्धालु खाटू पहुंचेंगे, ये पहले से तय था। प्रशासन ने कुछ दर्शनों में बदलाव भी किए थे, लेकिन जिस तरह की इंतजाम होने चाहिए, जिस तरह की माकूल बंदोबस्त होने चाहिए जिससे कि ऐसी घटनाओं से बचा जा सका है, ये माना जा सकता है कि उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। जैसे गेट खोला गया, अचानक से जो दबाव था पीछे, उसके बाद की भी हमने आपको काफी तस्वीरें हमारे दर्शकों को भेजी हैं, जिसमें बाकायदा साफ दिखाई दे रहा था कि अभी भी। चलिए संदीप, शुक्रिया आपका। हम आपसे इस मामले में आगे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अजमेर की। अजमेर में बच्चे की पिटाई हुई है। बच्चे की पिटाई का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर का ये मामला है, जिसमें एक महिला बच्चे की पिटाई कर रही है। बता दें कि खाना खाते समय बच्चे की पिटाई की गई। देखिए, ये वीडियो आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक बच्चे की पिटाई की जा रही है। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। साथ में दिखाई दे रहा है कि बच्चे के साथ एक महिला है जो बेरहमी से उसे पीट रही है। ये वीडियो जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर का बताया जा रहा है। ये महिला बेरहमी से बच्चे को पीट रही है। खाना खाते समय बच्चे की पिटाई की जा रही है। देखिए अब आपकी टीवी स्क्रीन पर बेरहमी से मासूम बच्चे की पिटाई की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जेएलएन हॉस्पिटल के बाहर का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक महिला बच्चे की बेरहमी से पिटाई करती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिजीत, क्या कुछ मामला है, क्यों ये महिला इतनी बेरहमी से बच्चे की पिटाई कर रही है? देखिए, घटनाक्रम जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो के जरिए सामने आया है। कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं है, लेकिन इतना जरूर साफ हो पाया है कि ये जो वीडियो है जो वायरल हो रहा है, ये संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के बाहर जो ठेले लगाते हैं खाने पीने के, वहां की एक ठेले का वीडियो है, जहां पर एक महिला अपने सामने बैठे एक छोटे से मासूम बच्चे को लगातार करीब 2 मिनट का ये वीडियो है, और पूरे 2 मिनट में कई सारे उसको न सिर्फ चांटे मारे जा रहे हैं बल्कि पैरों से भी महिला जो है इस छोटे बच्चे की पिटाई कर रही है। अभी तक इन दोनों के बीच का रिश्ता भी साफ नहीं हो पाया। वीडियो लगातार वायरल होने के बाद अब कोतवाली थाना पुलिस के पास भी ये वीडियो पहुंचा है, और उसके आधार पर जो है पुलिस अब मामले की पड़ताल कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये महिला और बच्चे के जो संबंध क्या था, क्या ये दोनों माँ बेटे थे या कोई दूसरी कोरिलेशन के चलते ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक महिला जो है बेरहमी से लगातार इस बच्चे को पीटती नजर आ रही है। जी अभिजीत, जैसा कि हम वीडियो में देख सकते हैं कि ये महिला जो है ये कई
कई थप्पड़ मार रही है बच्चे को और ठेले के बाहर बैठी, और जिस तरह से बैठी है लग तो ऐसा ही रहा है कि शायद उसकी माँ हो सकती है। तो क्या किसी बातचीत को लेकर ये पिटाई हो रही है, या फिर ये कोई कह सकते हैं कि ये कोई दूसरी महिला है जो शायद बच्चे को उठाकर लाई है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, इसी तथ्य को पड़ताल करने की जरूरत है और पुलिस इसी को पता करने की कोशिश करेगी कि आखिरकार इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है। महिला चूंकि एक खाने के ठेले पर बैठी हुई है और खाना खाते खाते, जो निवाला है वो खाते खाते बच्चे को पीट रही है, और उससे थोड़ी ही दूर पर ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस वीडियो को बनाने वाला जो भी शख्स है वो कार में बैठ के इस वीडियो को बना रहा है और बीच बीच में वो ये बोलता हुआ भी सुनाई दे रहा है कि जो महिला जिस बच्चे को पीट रही है। अभिजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, खबर जयपुर से है। जयपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में हाई वोल्टेज ड्रामा अभी भी जारी है। पानी की टंकी पर चढ़े छात्रों के मामले पर बैठक हुई है। 3 दिन बाद वीसी सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। बैठक में छात्रों की मांगों को लेकर मंथन किया जाएगा। बता दें कि सरकार को भेजे जाने वाले पत्र को लेकर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लवली, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कई दिनों से जो छात्र अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़े हुए हैं, तो अब आज बैठक बुलाई गई है, तो इसमें क्या नतीजा निकल कर आ सकता है? देखिए, इस बात से गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 48 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन बैठक जो है वो आज बुलाई गई है। शनिवार के अवकाश को एंजॉय किया गया, रविवार के अवकाश को एंजॉय किया गया। उसके बाद में जो है आज जो है यूनिवर्सिटी के अंदर बैठक चल रही है, लेकिन अभी भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है। तीनों छात्र आपको नजर आ रहे हैं, राहुल मीणा जो है, उसके साथ में नरेंद्र यादव, मनु दादिस, तीनों जो हैं वो यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ लगातार यहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। टंकी पर चढ़े हुए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। ये हाई वोल्टेज ड्रामा लगातार चल रहा है। इस ड्रामे के लिए जितना जिम्मेदार ये छात्र हैं, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदार जो है यूनिवर्सिटी का प्रशासन है, वाइस चांसलर है, जिन्होंने सामने आकर के अगर वो इन बच्चों से पहले बातचीत करते, टेबल टॉक करते, तो शायद इन बच्चों को मजबूर होकर के यहां ऊपर नहीं बैठना पड़ता। आप देखिए, पुलिस अपना सारा कामकाज छोड़ करके, तमाम तरह के मुकदमे एफआईआर होती है, वो सारा कामकाज छोड़ के यहां पुलिस बैठी है, एसडीआरएफ बैठी है, यहां पर सिविल डिफेंस की टीमें बैठी हुई है। सारे लोगों को सारा तरीके का कामकाज डिस्टर्ब है, केवल वाइस चांसलर और उनके मैनेजमेंट की एक गलती की वजह से। अगर वो 3 दिन पहले इस पूरे मसले को लेकर के कोई बैठक करते, इन्हें कोई आश्वासन देखे, ये कोई औपचारिक रूप से आश्वासन, ये एक चिट्ठी का आश्वासन मांग रहे हैं कि जो सरकार को चिट्ठी भेजे जाने हैं, जो वस्तु स्थिति है वो सरकार को बता दी जाए कि वास्तविक स्थिति कैसे है और कैसे चुनाव संपन्न हो पाएंगे बिना मतदाताओं के अधिकार के। तो ये तीनों जो हैं छात्र, ये छात्रों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मूक तौर पर देखा जाए तो एनएसयूआई सहित और जो संगठन है वो भी इनके साथ में है, लेकिन उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। अब देखिए, वाइस चांसलर और तमाम लोगों की गंभीरता का अंदाजा कर, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इस बात से लगाया जा सकता है कि शनिवार और रविवार के दिन वो लोग छुट्टी पर रहे, ना उन्होंने यहां आने की जहमत उठाई। चीफ प्रोक्टर के भरोसे यहां छोड़ दिया गया, चीफ प्रोक्टर के खिलाफ यहां नारेबाजी हुई, और 48 घंटे से इस ड्रामे के लिए सरकार अगर कोई कार्रवाई करती है तो साफ तौर पर वाइस चांसलर सहित तमाम लोग जिम्मेदार हैं पूरी कार्रवाई को लेकर के। अब देखिए, लगातार टंकी पर बैठना सारे कामकाज को छोड़ करके ना तो इन लोगों के लिए संभव है और ना नीचे इनकी व्यवस्थाओं को संभालने वाले पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के लिए संभव है। लेकिन यूनिवर्सिटी अपने रुख पर अड़ा हुआ है। अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? या तो कोई सरकार इस पूरे मामले पर दखल देगी, हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी गई है, ऐसी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री अभी तिजारा में है, लेकिन जानकारी उन्हें भेजी जा रही है। उसके बाद में यहां पर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ, जब पता लगा कि मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है और मुख्यमंत्री अब नाराज होने वाले हैं, तो किसी पर भी गाज गिर सकती है। तो अपनी गाज को बचाने के लिए अब यहां की रिपोर्ट भेजी जा रही है। अब ये रिपोर्ट पहुंचेगी, उसके बाद में क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तीनों छात्रों का जोश कम नहीं है। देखिए, आप शनिवार को दोपहर 12 बजे से छात्र चढ़े थे और आज सोमवार की दोपहर की 1 बज चुकी है, लेकिन जोश बराबर बरकरार है। हालांकि नीचे जो इनके समर्थक छात्रों की संख्या थी वो आज नगण्य है, उनके समर्थक छात्र नीचे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो और अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करके अपनी बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टंकी पर बैठने का मतलब यही है कि बात गले तक आ गई थी, इसलिए ये लोग टंकी पर चढ़े। ये
ये लोग पिछले 10 दिनों से ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन उनके ज्ञापनों को गंभीरता से नहीं लिया गया और आज मजबूरन जो है ये टंकी पर बैठने के लिए मजबूर हैं और यूनिवर्सिटी प्रशासन मुख्यमंत्री की फटकार के डर की वजह से फटाफट जो है बैठक करके इस मामले का कोई नतीजा निकालने में लगे। पूरे मामले में हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी से भी वार्ता हुई, लेकिन उन्होंने कोई भी अधिकारी अपने पे जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अपने पे जिम्मेदारी लेंगे तो सीधे तौर पर बात उन पर आएगी। और चूंकि ये भी फूक फूक करके कदम रखा जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, ये बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, संघ से ताल्लुक रखते हैं और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में फूक फूक करके कदम रख रहे अधिकारी, क्योंकि प्राइम पोस्टिंग के लिए लंबी डिजायर भी लगानी होती है। अब उन अधिकारियों ने, जो वाइस चांसलर समेत जो अन्य अधिकारी जो कुर्सियों पर बैठे हैं, वो नहीं चाहते उन ऐसी दफ्तरों को छोड़ना, इसलिए कोई बीच का रास्ता निकालने की बात हो रही है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जो 9000 छात्र जिनको वोटिंग का अधिकार नहीं मिल पाएगा, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए छात्र यहां लड़े रहे हैं। जी लवली, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे आपसे इस मामले में और अपडेट हम लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बता दें कि इस बैठक में वीसी राजीव जैन समेत अन्य अफसर भी मौजूद रहेंगे। एबीपी के मनु दादीच, राहुल मीणा। तो आरयू में हल्ला बोल देखने को मिला है। ओबीसी आरक्षण नियमों में संशोधन को लेकर प्रदर्शन किया गया है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन 17 अप्रैल 2018 को दिए आदेश में संशोधन की मांग की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं बेरोजगारों की हल्ला बोल की। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगारों का हल्ला बोल जारी है। जयपुर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बेरोजगारों का प्रदर्शन देखने को मिला है। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग ये प्रदर्शनकारी बेरोजगार कर रहे हैं। बता दें कि बड़ी संख्या में कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थी कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे हैं। शारीरिक शिक्षक भर्ती से जुड़े बेरोजगार भी आंदोलन में शामिल हैं। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बेरोजगारों का हल्ला बोल देखने को मिला है। रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर बेरोजगारों का हल्ला बोल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है। तो आरयू में हल्ला बोल हुआ है। ओबीसी आरक्षण नियमों में संशोधन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। 17 अप्रैल 2018 को दिए आदेश में संशोधन की मांग की जा रही है। बता दें प्रदर्शन में युवा बेरोजगार और संघर्ष समिति के लोग भी शामिल हैं। आरयू में हल्ला बोल देखने को मिल रहा है, जहां ओबीसी आरक्षण नियमों में संशोधन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सीएम गहलोत पहुंचे हैं अलवर के तिजारा बूथ कार्यकर्ताओं से मिलने। सीएम का संवाद जैन मंदिर में होगा। बता दें कि पूजा अर्चना तिजारा में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी भी मौजूद रहे। वो 2 अप्रैल वाला ध्यान रखना, कुछ कैसे 2 अप्रैल तो चलिए अब आपको दिखाते हैं छात्रों का प्रेम और नाराजगी की 2 तस्वीरें, जो कि स्कूल के प्रिंसिपल के लिए हैं। पहली तस्वीर दौसा की। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में छात्रों और ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल प्रभु दयाल बैरवा का तबादला निरस्त किया जाए। वहीं दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां अभिभावकों से दुर्व्यवहार करने पर छात्रों ने प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की और स्कूल गेट पर ताला जड़ दिया। तो बात दौसा की करेंगे तो प्रदेश में प्रधानाचार्य के तबादलों के बाद स्कूलों में तालाबंदी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। दौसा जिले के लालसोट उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवली में भी ग्रामीणों ने मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि इस स्कूल के प्रिंसिपल प्रभु दयाल बैरवा का तबादला निरस्त किया जाए। इस दौरान ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि प्रिंसिपल का तबादला निरस्त नहीं हुआ तो गांव का एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं आएगा। चाल भी कौन चादरी हो
और बात जयपुर की करें तो जयपुर में स्कूल गेट पर तालाबंदी देखी गई। प्रिंसिपल के खिलाफ नारेबाजी की गई। जयपुर के रैनवाल से ये खबर है। प्रधानाचार्य पर अभिभावकों से दुर्व्यवहार करने का आरोप है। नाराज विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर तालाबंदी की है। विद्यार्थियों ने प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी की। रैनवाल के अनंतपुरा गांव का ये मामला है। और अब बात दौसा की, जहां पर दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में 160 विद्यार्थियों का नामांकन है, लेकिन केवल 6 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से एक शिक्षक को शिक्षा विभाग ने डेप्यूटेशन पर अन्य जगह भेज दिया है, जिसके चलते स्कूल में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण स्कूल के शिक्षक का डेप्यूटेशन निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले भी प्रदर्शन करके डेप्यूटेशन निरस्त करने की चेतावनी दी थी, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति निरस्त नहीं की, जिसके बाद ग्रामीण स्कूल के बाहर ही अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठ गए। स्कूल ग्राम पंचायत भेदाड़ी मैदान हेडक्वार्टर के जो मास्टर इधर उधर किए जा गए हैं, उन्हों को तुरंत प्रभाव से वापस ग्राम पंचायत भेदाड़ी वापस किया जाए। हमारे स्कूल पंचायत हेडक्वार्टर में पहले तो सीनियर स्कूल होनी चाहिए, उसके बाद में मान लो हमारी मिडिल स्कूल चल रही है, उसमें भी स्टाफ को उधर उधर किया जा रहा है। जो अध्यापक है उनको यहाँ टिकने ही नहीं देते। 3-4 आदमी सैटरडे 8 क्लास चल रही हैं, वो 8 क्लासों को 4 आदमी कोऑपरेट नहीं कर सकते। इसलिए अधिकारियों से हमारा ये आग्रह है कि हमारे स्टाफ को अस्त व्यस्त न करके और हमारी शिक्षा की तरफ ध्यान देते हमारी स्कूल को सुचारू रूप से चलाया जाए। स्कूल का आज जो अध्यापक डेपुटेशन से अन्य कोई विद्यालय में लगाया गया, उसे तुरंत प्रभाव से हमारे विद्यालय में लगाया जाए, जिससे बच्चों की पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके। और इस कारण से ग्रामीणों में आक्रोश है, जो आज पूरे गाँव वासियों ने इकट्ठा होकर स्कूल के गेट पे ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना का ऐलान किया। और अब बात करेंगे भरतपुर की, जहां सांसद रंजीता कोली पर हमले को लेकर चल रहा धरना प्रशासन से बातचीत के बाद समाप्त हो गया है। सांसद रंजीता कोली ने जिला अधिकारी आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह से बातचीत कर अपनी मांगों को रखा, जिसमें 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी करने और ओवरलोड वाहनों को रोकने की मांग की गई, जिस पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भरोसा दिया कि आरोपियों के खिलाफ पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। रंजीता कोली ने कहा कि अगर 7 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो फिर से इसी मामले को लेकर धरने पर बैठेंगी। सबूत नहीं भी है जो आप बता रहे हो, आपके पास वीडियो में है, अब वो मसला करनी पड़ती है। ये सब कानूनी विषय है, आपको जिनसे कराने उनसे। बढ़ते हैं आगे और अब बात दौसा की करेंगे, जहां महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने सांसद रंजीता कोली पर हुए हमले की निंदा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता हो। आगे उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों के प्रति प्रशासन पूरी तरह गंभीर है, वहीं पुलिस भी अपना काम कर रही है। शीघ्र ही दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, दोषियों के प्रति तो प्रशासन पूरी तरह से गंभीर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जनप्रतिनिधि के साथ में किसी प्रकार की घटना घटे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो। इसकी हम लोग वो बात नहीं करते, हम सबके प्रति गंभीरता रखते। पुलिस अपना काम करी, निश्चित तौर पे जल्दी पकड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने रेप पर बयान दिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या बयान दिया बताइए? कहा कि निर्भया कांड के बाद में जो कानून बना उसके बाद में देखिए, आज जो स्थिति पूरे देश भर में चल रही है, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं करना चाहती, पूरे भारतवर्ष में ये दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि लोगों की संवेदनशीलता मर चुकी है। बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं
कहीं न कहीं इसके पीछे हम सब लोगों को मिलके, सरकारों को, सोशल सेक्टर्स। तो खनन विवाद पर बोली हैं जाहिदा, कहा कि व्यापार करना गुनाह नहीं है। सांसद रंजीता कोली के हमले पर मंत्री जाहिदा ने ये बड़ा बयान दिया है। कहा है कि सांसद कोली को वायु श्रेणी सुरक्षा मिली हुई है। हमला क्यों और कैसे हुआ इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। बेटे पर लगे आरोपों पर भी बोली जाहिदा, कहा कि मेरे बेटे के नाम पर लीज है, व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है। वैध खनन किया जा रहा था, रोक के बाद बंद कर दिया। ज्यादा जानकारी के साथ दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, आज जनसुनवाई थी पीसीसी में, और पीसीसी में जनसुनवाई के बाद ये बयान उनकी ओर से दिया गया है, क्योंकि रंजीता कोली पर हमला हुआ है और उस हमले का मामला जो है वो बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, मामला वो गर्म रहा है। तो उस पर जाहिदा खान जो राज्य मंत्री है, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें जब वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है तो आखिर क्यों, क्योंकि प्रशासन की इसमें कोई चूक नहीं है। जाहिदा खान के साथ ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि जब वो सांसद हैं, लेकिन जब वो क्षेत्र में जाती हैं ऐसी घटनाओं को लेकर, खासतौर से अवैध खनन जैसी घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए, तो उन्हें पहले पुलिस प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सके। ये पहला मामला नहीं है जब रंजीता कोली पर हमला हुआ है, इससे पहले भी 2 बार रंजीता कोली पर हमले हो चुके हैं। तो अब जो है वो कांग्रेस भी ये सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों बार बार उन्हीं पर हमले होते हैं, जबकि उन्हें वायु सैनिक सुरक्षा भी दे दी गई है, फिर आखिर क्यों उन पर इस तरह की। तो उन्हें पहले जो है वो प्रशासन को सूचना इसकी देनी चाहिए, ये बात कांग्रेस की ओर से कही गई है। दूसरी बात ये कि जाहिदा खान पर खुद पर भी आरोप लगे थे अवैध खनन में लिप्त होने के। पिछले दिनों जब साधु ने आत्मदाह किया था, उसके बाद जो है ये मामला गरमाया था और ये कहा गया था कि उस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है और उसमें खाने जो है वो मंत्री जाहिदा खान के बेटे की भी है। तो उस पर आज जाहिदा खान, क्योंकि इतने दिन से उनकी ओर से कोई बयान नहीं आया था, तो आज उन्होंने ये बात कही है कि जो आरोप उन पर लगे हैं या उनके बेटे पर लगे हैं, तो वो जो अवैध खनन की बात की जा रही है, दरअसल वो अवैध खनन नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से वैध खनन है, बाकायदा उसकी लीज है। और अब क्योंकि वैध खनन भी उस क्षेत्र में बंद कर दिया गया है, तो वहां पर खनन जो है उनकी ओर से भी बंद कर दिया गया है। और व्यापार करना कोई गुनाह नहीं है, खान जरूर है, लेकिन वो खान पूरी तरीके से। चलिए दिनेश, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।